आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी के पार्ट 2 की बात करने जा रहा हूँ मैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके यूनिट क्या होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद उसके वो फैक्टर्स बताओ कि जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है, वो वाले भी हमने बताए थे। अब हम इसके पार्ट 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड क्या हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड क्या हैं इसके। ठीक है, अब हम यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड देखने जा रहे हैं अलोंग द पीरियड पीरियोडिक ट्रेंड देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। अलोंग द पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा होता है, एटम का साइज़ कम हो रहा होता है। ये देखिए, एटम का साइज़ यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो उनसे प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 4 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 5 प्रोटॉन थे। हर बार प्रोटॉन की तादाद एक एक बढ़ रही है, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो उनसे होंगे वो कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स को हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार कम होता चला जाएगा, क्योंकि शेल की तादाद तो नहीं ना बढ़ रही, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स को हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार ग्रुप में कह रहा हूँ, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कम होता चला जाएगा। और यही वाली बातें लिख देनी है कि एटम का साइज़ चूँकि कम हो रहा है एटम का साइज़ हर बार कम हो रहा है। यहाँ पर देखो एटम का साइज़ कितना कम हो गया, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ही कम है एटम का साइज़। तो यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या है, कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कितनी देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला देखो ज़्यादा है, कम है। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होने की वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला देखो ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा फासला है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार हमें कम देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या आ गया है, कम है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो चुकी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो यहाँ से वैलेंस शेल से आराम से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम आएगी हमारे पास ठीक है ना, इस पर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, यहाँ पर ज़्यादा आएगी। वजह भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर भी हमने लिख देना है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बता दिया मैंने क्या क्या होता है। अब हम इसी वर्डिंग को अब हमने यहाँ पर लिखना है, इन दो चीज़ों को हमने लिखना है, कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिलीज़ करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिलीज़ करवाने के लिए। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो सी हो जाएगी वो हमारे पास बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एटम का साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया। यही वाली बात लिखनी है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड के हवाले से। आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें करने जा रहे हैं हम। अलोंग द पीरियड में क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, देन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो सी होती है वो बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, उसकी वजह
उसकी वजूहात ये नीचे मैंने बयान की हुई हैं। पहली वजह है कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा होता है, अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा होता है। वही वाली बात यहाँ पर लिखनी है हमने। अलोंग द पीरियड द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज्ड इन साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज़ के कम होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कशिश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिलीज़ करवाने के लिए, जिसकी वजह तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये वाली बात, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज्ड, ये वाली बात लिख देनी है। अब दूसरा ये है कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर जो सा होगा वो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है, क्योंकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन नंबर एक एक करके हर बार बढ़ी जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो सा होगा वो हर बार बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, +3 है। यहाँ पर कितना है, +4, और यहाँ पर कितना है, +5। जबकि कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स है। शेल्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ये वाली बात याद रखनी है, कांस्टेंट शेल्स है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में शेल्स की तादाद क्या है, कांस्टेंट रहती है। ग्रुप में पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हमेशा याद रखना कि शेल्स की तादाद क्या हो जाती है, सेम ही रहती है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से जो उनसे नंबर ऑफ, ठीक है ना, प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, हर बार प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, हर बार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, हर बार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को न्यूक्लियस जो सा होगा वो हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस ने कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ, जब इसके अंदर 3 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर जब 4 प्रोटॉन हुए न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस ने मज़ीद दो शेल्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से एटम का साइज़ और कम हो गया। यहाँ पर और ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद, तो न्यूक्लियस ने और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से एटम का साइज़ और कम हो गया, एटम का साइज़ और कम हो गया। जैसे जैसे एटम का साइज़ कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम हो रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा लगेगी और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा में आएगी। और ये वाली बात लिख देनी है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीज्ड अलोंग द पीरियड। पीरियड में अलोंग द पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है, एंड न्यूक्लियस बिकम स्ट्रोंगर, और न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्ट्रोंगर होता है। हर बार न्यूक्लियस स्ट्रोंगर हो रहा है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 5 प्रोटॉन, हर बार न्यूक्लियस स्ट्रोंगर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना मुश्किल होगा। कहाँ से, वैलेंस शेल से, फ्रॉम वैलेंस शेल, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ये वाली बात कि कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में पीरियड में लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल की तादाद जो सी होती है वो सेम ही रहती है, जिसकी वजह से तादाद सेम ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स में, वो कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में एक एक करके बढ़ रहे होते हैं। और आपको पता है कि जितने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी उतनी ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ जो सी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की,
वो बढ़ जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा और ज़्यादा क्रिएट हो रहा है हर बार, तो हर बार न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हर बार न्यूक्लियस का साइज़ भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ हर बार कम होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती चली ज़्यादा होती चली जाएगी। तो वहाँ से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से आयोनाइज्ड एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी हमारे पास। और क्या, अब इसी तरीके से डाउन द ग्रुप की बात कर लें। डाउन द ग्रुप में क्या होगा, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, कि क्यों। अब हम यहाँ पर डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, वैन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप में जब आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम हो जाएगी, ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो फिर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सवाल आता है डाउन द ग्रुप में कि क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम आती है डाउन द ग्रुप में, जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो एटॉमिक नंबर जबकि बढ़ रहा होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम आ रही है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार भी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार कम हो रही है जबकि एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है। यानी कि प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है ना, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या आ रही है हमारे पास, वो कम आ रही है। आनी ज़्यादा चाहिए लेकिन कम क्यों आ रही है, इसकी वजह बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है डाउन द ग्रुप में। अब डाउन द ग्रुप में क्या होता क्या, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम हरकत करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, टॉप टू बॉटम ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम हरकत कर रहे होते हैं, तब क्या हो रहा होता है, तब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इन रीजंस की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है हमारे पास, कम हो रही होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम हरकत कर रहे होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही होती है, कम आ रही होती है। अब क्यों कम आ रही होती है, इसकी रीजंस बताओ। वो रीजंस ये हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहले रीज़न है जी डाउन द ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा होता है, साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज़ क्या हो रहा होता है, इज़ इंक्रीज, बढ़ रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि शेल का टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम शेल नंबर बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस क्या टॉप टू बॉटम शेल का शेल नंबर बढ़ रहा होता है, टॉप टू बॉटम शेल नंबर एटम का बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ रहा होता है। जब न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज़ करवाना भी आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी क्योंकि फासला बढ़ गया। जैसे ही बढ़ेगा फासला तो हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वो आसानी से रिलीज़ हो जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एन एटम इज़ इंक्रीज्ड, साइज ऑफ एन एटम क्या हो रहा होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा होता है। शेल नंबर बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। एंड अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो सी होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो रही होती है, जबकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रही होती है। एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे वैलेंस शेल में से, क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला भी बढ़ जाएगा। जैसे न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज़ करवाना भी आसान होगा। एंड
इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ये काम हो गया हमारे पास। और ये वाली बात लिखनी है कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीज्ड, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि शेल नंबर ऑफ शेल जो उनसे होंगे वो इंक्रीज हो रहे होंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो उनसे होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ जाएगी, ओ कम हो जाएगी सॉरी, एंड अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, वो कम हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, और आसानी से जो सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो रिमूव हो जाएगा वैलेंस शेल में से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली फ्रॉम वैलेंस शेल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमने बात लिखनी है कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज़ीरो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को की तरफ ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है। यहाँ पर देखो कितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, 8 9 10 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन 10 हैं, ये न्यूक्लियस को क्या करेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो उनसे बाहर वाले वैलेंस शेल के अंदर मौजूद 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी तरफ न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब है शील्डिंग ई का मतलब क्या है, इफेक्ट ज़ीरो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की मिकदार बढ़ेगी वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि जो उनसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वैलेंस शेल की तरफ अट्रैक्शन को नहीं जाने देंगे। जैसे ही वैलेंस शेल की तरफ अट्रैक्शन को नहीं पहुंचने देंगे, जैसे ही वैलेंस शेल की तरफ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं जा जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वैलेंस शेल की तरफ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं ना जाएगी, तो फिर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये वाली बात लिख देनी है कि डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजी, जबकि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या हो जाती है, वो ईजी आसानी से रिमूव हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल जो उनसे होगी वो ईजी हो रही होगी। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, एटम का साइज बढ़ रहा होता है। टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या हो रही होती है हमारे पास, ईजी, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा वैलेंस शेल में से, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज़्यादा है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या हो जाएगी हमारे पास, आसान हो जाएगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या आएगी हमारे पास, कम आएगी। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, कम हो जाएगी। और क्या करना है, अब हम यहाँ पर ये वाली बात कर लेते हैं कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑल्दो एटॉमिक नंबर डिक्रीज। शेल में पीरियड में क्या हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कितने प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 2 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर देखो कितने 2 8 8 9 10 प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने हैं 10 और 8 18 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन का मतलब क्या है, इसके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 18 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इसके शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स के अंदर है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर है, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एटम का साइज़ कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एटम का साइज़ बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन शेल जो उनसे शेल है ना, शेल की मिकदार क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में, कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में जैसे ही प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में जैसे ही प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा। कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में जैसे ही प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, तो शेल तो इंक्रीज हो नहीं रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में जैसे ही प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में जैसे ही प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की मिकदार बढ़ रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, वो हर बार कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार कम होता चलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल नहीं है, यहाँ पर नॉट कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ तो रहा है, लेकिन शेल नंबर भी बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का फासला वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगा। शेल नंबर भी बढ़ रहा है ना, शेल नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की तादाद को में इजाफे की वजह से हमें एक और शेल चाहिए होगा। जैसे एक और शेल चाहिए होगा हमें, तो एटम का साइज़ ज़ाहिर सी बात बढ़ जाएगा ना, तो एटम का साइज़ फिर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात बतानी है कि वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार इसलिए कम होती है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ शेल नंबर भी बढ़ रहा है। जैसे ही शेल नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का फासला वैलेंस शेल के लिए और भी बढ़ जाएगा। जैसे न्यूक्लियस का फासला वैलेंस शेल के लिए और भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा फासले पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसे ही ज़्यादा फासले पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना आसान होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि एटॉमिक नंबर चाहे जितना मर्जी इंक्रीज़ हो रहा हो डाउन द ग्रुप,
टॉप टू बॉटम। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।